हेलो, माय नेम इज किरण नेगी और यहाँ चल रही है ओसीबी सीरीज जिसमें हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं 11th और 12th की 30 डेज में। और ये चल रहा है आज क्लास 4। अभी तक क्या क्या कर चुके हैं हम? अभी तक हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री देखी पहले, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, किस तरह से उनको डिस्कवर किया गया, कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। आईयूपीएससी देख ली हमने, कंप्लीट आईयूपीएससी। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म करेंगे हम। उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखेंगे कि कौन कौन सा कैसे कैसे मूवमेंट होता है और उसके कारण कौन कौन से इफेक्ट हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा दैट इज बॉन्ड फिशन। बॉन्ड किस तरह से टूट सकता है जो कार्बन एटम के बीच में होता है, हम वो देखेंगे। बॉन्ड किस किस तरह से टूट सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आइसोमेरिज्म के साथ। सो आइसोमेरिज्म ये हमारा पहला टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसी के बारे में पता करते हैं, भाई ये है क्या, इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। सो आइसोमेरिज्म थोड़ी सी क्लास 10th में भी थी, जिसमें हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड्स के क्या पढ़ा था, आइसोमर्स पढ़े थे। तो आइसोमर्स बोलते किसको हैं, या इस फिनोमिना को एक्चुअली बोलते क्या है, ये होता क्या है, तो हम कैसे बताएंगे इसको। सो हमारे आसपास ऐसे कई ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला सेम होता है लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज में वो डिफर करते हैं, चाहे उनकी स्ट्रक्चर में, चाहे उनकी ओरिएंटेशन में। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन किसी अदर रीजन की वजह से वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, उसको आइसोमर कहते हैं। उन दोनों को आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर, ओरिएंटेशन या किसी अदर रीजन की वजह से वो डिफरेंट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कह देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइसोमर कहते हैं और इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर मैं इस आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई करूं तो ये होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? दो। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर की बेसिस पे होता है और दूसरा जो किसकी बेसिस पे होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मीनिंग होता है ओरिएंटेशन इन स्पेस में किस तरह से जो फॉर्मूला हमारे पास, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस तरह से ओरिएंटेड है स्पेस में, वो आएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। स्ट्रक्चर सिंपल है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास जो पहला आइसोमेरिज्म आ रहा है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। बताओ भाई, चेन आइसोमर किसको बोलते होंगे? नाम से क्लियर हो रहा है, चेन, जिनमें क्या डिफरेंस आ रहा होगा, चेन का, है ना। चेन का कैसे? चेन क्या होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब दोनों के अंदर क्या होंगे, कार्बन एटम, हाइड्रोजन या अदर जो भी मटेरियल है वो सेम है लेकिन उनका चेन अलग अलग दिख रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो इसको। कैसे समझोगे बताओ भाई? एग्जाम्पल से तो समझोगे। और ऐसा नहीं है कि केवल दो ही मिलेंगे, इसके कई आइसोमर मिल सकते हैं इसी तरह से। सही है, ये दोनों अगर आप इनके नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालो तो सेम आएंगे। तो क्या डिफरेंस है इनमें? चेन का। इसमें तो स्ट्रेट चेन है, इसमें क्या है, सिंगल क्या है, नीचे को आ गया। अब देखो, जब भी कोई स्ट्रेट चेन आती है, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो स्ट्रेट चेन वाला होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एन। क्या यूज करते हैं, एन। एन मीन्स नॉर्मल है, नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल चेन है तो हम उसके लिए एन यूज करते हैं। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6, यानी बोलो भाई नाम इसका, एन हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग दोनों साइड से करो, सेम ही रहेगी तो हम कहीं से भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका नाम? 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा, पेंटेन। सही है। तो एक और चीज हमें ये पता चलती है कि जो आइसोमर होते हैं, अलग अलग आइसोमर जो होता है, इनका आईयूपीएसी नाम भी अलग अलग होता है। इनका जस्ट बिकॉज कि इनका फॉर्मूला सेम है, इसका ये मतलब नहीं कि इनका नाम भी सेम होगा। इनका नाम सेम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नाम अलग अलग होगा। आईयूपीएसी नाम इनका अलग अलग होता है। इसका एक और आइसोमर बना सकते हो आप, इसी फॉर्मूले का एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो, हाँ या नहीं? तुम्हें थोड़ा सा चेन में तो चेंज करना है।
और यहाँ पे ले आओ, ठीक है। और इसके कई आइसोमर पॉसिबल है इस तरह से। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो ही आइसोमर हो, उसके कितने भी हो सकते हैं। लेकिन आपको समझना क्या है कि चेन आइसोमर किसको बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। चेन आइसोमर के बाद दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन आइसोमर। क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर किसको बोलते हैं? इसका तो तुम लोग क्लास में भी देखा होगा ना कभी, है एक बेंच में 3 बॉयज बैठते हैं। मान लिया एक का नाम विजय है, एक का नाम फरदीन है, ठीक है, एक का नाम विक्रांत है। तीनों लाइन से बैठते हैं, ठीक है। आज किसने बोला? विजय ने बोला भाई मेरे को यहाँ पे नहीं बैठना, मेरे को कोने में बैठा दो, है ना। क्या चीज किया उसने? अपना पोजीशन। यही ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी होता है, फॉर्मूला सेम होगा लेकिन क्या होगा? पोजीशन चेंज हो जाएगा। पोजीशन किसका? फंक्शनल ग्रुप का चेंज हो जाएगा। यानी इस टाइम पे विजय क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। बात आई समझ में? इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाता है, उसको क्या कह देते हैं? क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर। क्लियर हो गया ये चीज? इनमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो थर्ड पे चले हम लोग। थर्ड जो होता है उसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसको हम बाद में करते हैं हम लोग। थर्ड जो है स्ट्रक्चर के अंदर ही थर्ड आ रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, या आप आइसोमेरिज्म फिनोमेना लिख सकते हो। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप से क्या मतलब है? यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से ये मतलब है कि कई ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनसे जब सेम नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं तो उनका एक्चुअली फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट होंगे। तो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल का और ईथर का। एल्कोहल और ईथर, इसका अगर आप 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाओ, 4 कार्बन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाओ जरा, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ऐसे इसका CH3 CH2O CH2 CH3। अगर आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखोगे, कार्बन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, तो आपको इक्वल दिखेंगे, ठीक है, बट फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट है, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ऐसे सेम एल्डिहाइड और कीटोन का भी होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का भी होता है, ऐसी सेम एल्डिहाइड और कीटोन का। इसी तरह से जो थर्ड है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका एस्टर का, ये भी सेम यही प्रोसेस दिखाते हैं, यही कि इनके अंदर जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे तो इनका एक्चुअली फॉर्मूला भी सेम आ रहा होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट चलते हैं आप मेटामेरिज्म। किस पे? मेटामेरिज्म पे। हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर में फोर्थ है मेटामेरिज्म, या मेटामर बोलते हैं उनको, आइसोमर को, प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामर या मेटामेरिज्म इनको कहते हैं। तो ये होते क्या है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कि 2 एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है, ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें कि 2 एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है, उन्हीं के अंदर ही दिखता है। तो कौन कौन है ऐसे? फॉर एग्जाम्पल आपका ईथर, कीटोन और सब्स्टिट्यूटेड एमाइन इसके अंदर पॉसिबल है। इनमें क्या होता है, जब इनके अराउंड जो एल्काइल ग्रुप होते हैं उनका पोजीशन चेंज होता है। उनका पोजीशन कैसे कह रही हूं मैं? जैसे तुम ईथर को ले लो, ठीक है, 4 कार्बन वाला ईथर है, बहुत तरह से बन सकता है ना ये। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, CH3 CH2 CH2O CH3। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये सिमेट्रिक है और ये सिमेट्रिक है। सेम ऐसे कीटोन में भी हो सकता है, एमाइन सब्स्टिट्यूटेड एमाइन में भी हो सकता है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता?
यस, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिनमें कि फंक्शनल ग्रुप के अराउंड एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं पर उनका फॉर्मूला सेम होता है, ऐसे आइसोमर को मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेटामर। नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास ये है टॉटोमर। क्या है, टॉटोमर। टॉटोमर्स क्या होता है देखिए जरा। टॉटोमर नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन है इतना अजीब नहीं। देखो, टॉटोमर जो होता है ये हमें तब देखने को मिलता है जब एक कार्बोनिल ग्रुप जिससे रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है, क्या है, जैसे कौन सा, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इसके आसपास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जानते हो किसको बोलते हैं? पता है तो बताओ। जैसे मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती हूँ जो कि एल्डिहाइड से रिलेटेड है, ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, फिर उसके बाद को बोलते हैं बीटा, फिर बोलते हैं गामा। अब अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, अल्फा। का क्या रोल है इसमें, यही तुम्हें टॉटोमेरिज्म को बताएगा। ठीक है, होता ये है कि एक कंडीशन ऐसे आती है इसमें इक्विलिब्रियम में, जब इसके जो हाइड्रोजन है, क्या मैं इनको ऐसे दिखा सकती हूँ, ये एक तरह का फ्लो में चलते हैं, ये बॉन्ड जाता है यहाँ। ठीक है, अब जैसे इसमें ये बॉन्ड जाएगा, इसमें माइनस आएगा और ये इस हाइड्रोजन को ले लेता है और ये वाला बॉन्ड चला जाता है यहाँ। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड जो था वो ऑक्सीजन पे गया, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज और वो क्या करता है, सामने वाले हाइड्रोजन को खींच लेता है, प्रोटॉन को। तो उस केस में ये बॉन्ड कहां जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बताओ, ये बन गया। दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज क्या हुई। अब इसमें इसको क्यों पढ़ा जाता है, ये थोड़ी देर के लिए नहीं बनता, ये भी काफी स्टेबल होता है स्ट्रक्चर, इसलिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ये दोनों फॉर्म में मिल सकता है, किसके, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में भी, और ये क्या है, इन और ऑल, इनॉल बोलते हैं इसको, इन और ऑल, इन ऑल, इनॉल, इसको इनॉल भी कह देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड इनॉल आइसोमेरिज्म या इनॉल एल्डिहाइड इनॉल टॉटोमेरिज्म भी कह सकते हो। अब ये सिर्फ एल्डिहाइड में ही देखने को नहीं मिलता, अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता तब भी हो सकता था, अगर कीटोन ग्रुप होता तब भी हो सकता था। तब एक ही रहता था यहाँ पे कार्बन, और इस तरह से इसको यहाँ पे फिर से इनॉल कहेंगे और इसको यहाँ पे कीटो कहेंगे, इसको क्या देते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, टॉटोमेरिज्म जो होता है वो या तो एल्डिहाइड और, देखो एल्डिहाइड के बीच में हो रहा है क्योंकि उसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और कीटोन में हो रहा है क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो तुम्हें यहाँ पे कंडीशन समझ में आ रही है, ये प्रोसेस तुम्हें कब देखने को मिलेगी, ये आइसोमेरिज्म हमें तब देखने को मिलता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दूं कि इसमें बताना, ठीक है, इसमें ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। सो मैंने बेंजीन लिया और इस पे एल्डिहाइड ग्रुप रख दिया, बताओ कि इसमें टॉटोमेरिज्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, बताओ जरा। मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरह से मैं एक कीटोन भी लेती हूँ, बताना उसमें कि मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, इस कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताओ कौन कौन बता रहा है कि आइसोमेरिज्म मिलेगी नहीं मिलेगी। कोई कुछ नहीं कह रहा है भाई, बताओ। हमें पता क्या करना होता है इस चीज के लिए कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, बताओ। है अल्फा हाइड्रोजन बेंजीन में, यहाँ पे इस वाले, यही तो है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है।
ऐसे तो हो गए। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, तो हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड है नहीं है, ऑब्वियसली तो नहीं होगा। और इसमें भी सीमित होगा, ये तो वही है, तो नहीं होगा। यानी कंडीशन ये है कि टॉटोमेरिज्म उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलती है जिनके पास की कार्बोनिल ग्रुप हो और साथ में क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। क्लियर हो गया। यहाँ पे तुम्हारा ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है खत्म होता है। बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जिसमें हम लोग बताएंगे कि मॉलिक्यूल किस किस तरह से ओरिएंट या ओरिएंटेशन हो सकता है उनका स्पेस में। तो उसके बेसिस पे ये आइसोमेरिज्म जो है दो टाइप से डिवाइड हुई। पहला बोलते हैं उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट क्लास में लेके जाती हूँ, जब हम लोग एल्कीन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि एल्कीन जो है, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है और उस डबल बॉन्ड का नेचर होता है, यानी पाई बॉन्ड जिसको बोल रहे थे, पाई बॉन्ड का नेचर होता है रोटेशन को हिंडर्ड करना। यानी एक बार जिन एलिमेंट के बीच में ये बॉन्ड बन गया वो घूम नहीं सकते हैं, रोटेट नहीं हो सकते हैं। याद करो, मैंने तुम्हें इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था। ये बॉन्ड है, ये सिंगल जो है ये पाई बॉन्ड बन गया एक, ये तो है सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों मिलके जो नीचे ये वाला और ये वाला है ये मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये बॉन्ड बनता इस तरह से है कि ये ये दो एलिमेंट है, इनको ये रोटेट नहीं होने देगा, है ना, हिंडर्ड। अब इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं जिनमें रोटेशन हिंडर्ड यानी रुकी हुई होती है, उनमें स्पेस में ओरिएंटेशन हर एक ग्रुप का फिक्स हो जाता है। ऐसा सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता, क्योंकि तो पूरी तरह से मूव कर सकता है, घूम जाएंगे तो उनका तो कोई अपना ओरिएंटेशन एक जैसा है नहीं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो उनका क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन एक जैसा। देखो इसके एग्जाम्पल देखो ज्योमेट्रिकल की। ये कोई एल्कीन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ क्लोरीन है यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है यहाँ हाइड्रोजन है। हो क्या रहा है, यहाँ पे ये बॉन्ड घूम तो नहीं सकता, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन की पोजीशन एक जैसी है। कैसी है, एक जैसी। अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये एक जैसे कहलाते। कैसे कहलाते, एक जैसे। और उस केस में ये इसके अंदर अलग अलग कोई डिफरेंस तो आ नहीं रहा होता, तो ये सेम स्ट्रक्चर सेम इनका फॉर्मूला हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये Cl यहाँ पे इस Cl के ऑपोजिट है और ये Cl इस Cl के सेम है। ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं और इसी तरह के स्ट्रक्चर को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये कहलाता है यहाँ पे सिस, जो सेम साइड में है जब ग्रुप, और जब अपोजिट साइड है तो इसको बोलते हैं ट्रांस। और इसी आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रोटेशन हिंडर्ड होती है। ठीक है, और इस वजह से स्ट्रक्चर जो होंगे, जब सेम साइड होंगे ग्रुप तब अलग होगा, और जब अपोजिट साइड होंगे तब अलग होगा। अब इसमें आती है बात स्टेबिलिटी की। ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या ये स्ट्रक्चर? एक और एग्जांपल लो इसका। ये मिथाइल ग्रुप ले लिया मैंने एक साइड, और ये मिथाइल ग्रुप ले लिया हमने कैसे, अपोजिट साइड। इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बताओ भाई, कौन बता रहा है? इन दोनों स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है? तो इसको याद रखने के लिए तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? जहां पे बहुत भीड़ भाड़ होती है वहां पे धक्का मुक्की होती है, और उस धक्का मुक्की से स्टेबिलिटी कभी नहीं आती। क्या नहीं आती? स्टेबिलिटी। जहां पे स्टेबिलिटी कम होगी वहां पे क्या होगा, स्ट्रक्चर जल्दी टूटेगा। ठीक है, तो कहां पे भीड़ भाड़ है ज्यादा, बताओ? ये CH3 ऐसा नहीं है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, ऐसे इसमें एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, भीड़ भाड़ है इसमें। तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल। और क्वेश्चन आपके पास इसी तरह के आते हैं, और ये मोर स्टेबल। ये क्वेश्चन
होमवर्क में करना बताना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना, ठीक है। इनका ये है ए, ये है बी, और एक और बना देती हूँ मैं सी। तुम्हें मुझे बताना है कि इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरह से होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी लगा सकते हो, बस बताना, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे खत्म होता है। दूसरे पे चलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? दूसरा है तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल से तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? फिजिक्स में पढ़ा है ना आप लोगों ने ऑप्टिक्स। अच्छा देखो, हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है नहीं। ये थोड़ा सा आपके पास 12th में भी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका हल्का सा बता देती हूँ। दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉसिबल नहीं होती है। उसके लिए कंडीशन ये होगी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटलीस्ट एक अनसिमेट्रिक जो है कार्बन हो। अनसिमेट्रिक कार्बन क्या होगा? जिसके 4 ग्रुप, क्योंकि कार्बन कैसा होता है? टेट्रावेलेंट कार्बन है, तो उसके जो चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है, चारों डिफरेंट है, तब जाके वो क्या होगा? असिमेट्रिक कहलाएगा। और असिमेट्रिक होगा तो उसके अंदर एक किरायल सेंटर जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। एक ऐसा जब उसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उसके अंदर एक असिमेट्री आती है, और उससे उसके अंदर एक सेंटर जनरेट होता है, इसको बोलते हैं किरायल सेंटर, और इस प्रोसेस को किरायलिटी कहते हैं। इस किरायल सेंटर की वजह से जब भी कोई लाइट इससे पास करती है तो ये उस लाइट को रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट ही कर सकता है, लेफ्ट भी और राइट भी। उसी के बेसिस पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनता है, ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे? कि लाइट को किस तरह से रोटेट कर रहा है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तभी प्रेजेंट होगी जब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटलीस्ट क्या हो? एक किरायल सेंटर मौजूद हो। एटलीस्ट क्या हो? एक किरायल सेंटर मौजूद हो। और किरायल सेंटर कब रहेगा? जब चारों ग्रुप क्या होंगे? उसके अलोंग डिफरेंट होंगे। एक भी अगर कार्बन किरायल है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ये था हमारे पास आइसोमेरिज्म। चल रहे हैं हम लोग अब इफेक्ट्स पे, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे, ठीक है। तो देखो भाई,